मॉडर्न का लास्ट पार्ट है हमारा ये रेडियो एक्टिविटी। और हालांकि रेडियो एक्टिविटी तुम लोग कंप्लीटली जो है केमिस्ट्री में भी कर चुके हो, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नई चीज़ मैं बताने वाला हूँ। हाँ, बट ये है कि फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट भी है मॉडर्न में रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट। ठीक है, तो एक तरह से रिवीजन ही हो जाएगा फिर से, और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक, तो देखो रेडियो एक्टिविटी जैसे तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एनथ ऑर्डर, इस तरह से। तो ऑर्डर का बेसिकली मतलब ये है कि रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ कंडक्शन, या ऐसे कह लो कि रेट एट विच रिएक्टेंट इज डिसअपियरिंग और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो रेट है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो रिएक्टेंट के एग्जिस्टिंग मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो बन जाएंगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन कुछ रिएक्शंस होंगी जिसमें डिपेंड करेगा, और उसके अलग अलग टाइप के ऑर्डर है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। इट इज फर्स्ट ऑर्डर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में क्या डिफाइन करेंगे, तो हेडिंग डाल देते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अब जैसे मान लें कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ए, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ए, और ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो ये भी हो सकता है कि बी भी फर्दर रेडियो एक्टिव हो और वो फिर सी में कन्वर्ट हो रहा हो, बट फिलहाल हम ए के डिसअपियरेंस को पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि टी इक्वल टू 0 पे ए के एन नॉट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम लेट्स से एट टी इक्वल टू टी एन इक्वल टू एन न्यूक्लियाई आर लेफ्ट। ये जरा ध्यान रखना, एन नॉट हम लोग बोल रहे हैं जो टी इक्वल टू 0 पे ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और टी इक्वल टू टी पे एन इक्वल टू एन आर लेफ्ट। मतलब कि कुछ न्यूक्लियाई ए के वो डिके हो चुके हैं। अब देखो डिके का मतलब एक बात समझना, जैसे ए का डिके होगा तो बी बन जाएगा। बट अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि एक सैंपल का वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, और डिके होने के बाद सैंपल का वेट क्या होगा, तो देखो वेट में से सिर्फ अल्फा बीटा पार्टिकल निकले हैं, तो वेट में कोई भी सब्सटेंशियल चेंज नहीं आएगा। तो कई बार ऐसे गूगली क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कि वेट दिया हुआ है 10 ग्राम का, हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो वेट तो हो सकता है पूरे मटेरियल का 10 ग्राम ही रहे ऑलमोस्ट, क्योंकि जो पार्टिकल निकल रहे हैं अल्फा बीटा वो बहुत निग्लिजिबल मास के पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। तो n इक्वल टू एन न्यूक्लियाई आर लेफ्ट, तो यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं, यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डिके, क्योंकि ए का न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिके। एंड रेट ऑफ डिके इज रिटन एज माइनस ऑफ dn अपॉन dt, minus of dn upon dt. Now what is dn? dn is the number of nuclei which will decay in next time dt. आगे लिख सकते हैं इसके कि in next dt time, in next dt time dn number of nuclei, dn number of nuclei will decay. ठीक, तो रेट ऑफ डिके हो जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी। एंड फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये एन टू दी पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दी सैंपल के प्रोपोर्शनल बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएं तो यहाँ पे आएगा डी एन बाई डी टी माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ सैंपल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ सैंपल। एक्टिविटी को कुछ बुक्स में ए भी लिखा रहता है और कुछ बुक्स में आर भी लिखा रहता है, तो ए से या आर से हम डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज एक्टिविटी ऑफ सैंपल। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, और इस डिके कांस्टेंट का जो यूनिट बनेगा तुम ध्यान से देखो तो पर सेकंड बनेगा। डिके कांस्टेंट का जो यूनिट है वो
पर सेकेंड बनेगा। यूनिट और भी लिख लेते हैं, जैसे यूनिट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का यूनिट अगर लिखें तो इसके यूनिट हम लोग डिफाइन करते हैं। एक तो पॉपुलर यूनिट है डीपीएस। डीपीएस इस मतलब है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एंड डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एंड बैक्यूरल, इन दोनों का मतलब सेम है। ये दोनों ही इसके एसआई यूनिट्स हैं। वैसे और भी इसके पॉपुलर यूनिट्स हैं, जैसे एक यूनिट है इसका क्यूरी, एंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू कितना होता है मालूम है? 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस। इसी तरह से एक यूनिट है रदरफोर्ड, एंड 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 डीपीएस। तो जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो हमें इसको डीपीएस में कन्वर्ट कर लेना है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बोल दो या डीके पर सेकेंड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एक्टिविटी हो गया, डीके कांस्टेंट हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट करते हैं, तो माइनस ऑफ डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन है। तो अगर हम एन को इसके नीचे ले आए तो माइनस डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा डी टी। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू टी, और ये हो जाएगा एन नॉट से एन, तो यहाँ से हमको वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये भी तुम ध्यान से देखो तो एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है, और ये जस्ट लाइक जो हम लोगों ने एलआर सर्किट में पढ़ा, जो हम लोगों ने आरसी सर्किट में पढ़ा, वैसे ही एक्सप्रेशन है। तो इसको सॉल्व करने की तो प्रैक्टिस है ही हमको, क्यों भाई? ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एक्टिविटी अगर लिखें तो एक्टिविटी को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एन, तो ये बन जाएगा लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सो दिस लैम्डा एन नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड ए नॉट विच इज नोन एज इनिशियल एक्टिविटी। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो चाहे इसको डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, एक्सपोनेंशियली रहेगा। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्सपोनेंशियली डिके हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जो रेट है, यानी कि जो रेट ऑफ डिके है, वो भी एक्सपोनेंशियली ही डिके हो रहा है। मतलब ई टू द पावर लैम्डा टी का फैक्टर तो रहेगा ही। तो एक्टिविटी में भी एग्जैक्टली वही रिलेशन है जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट में है, ठीक है। ग्राफ बना लो इसका, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये एन नॉट से एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, ठीक है। देखो एक्सपोनेंशियल डिके को हम लोग ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि जैसे एन नॉट से, ध्यान से देखना, एक्सपोनेंशियल डिके का प्रॉपर्टी पहले भी बता चुका हूं एक बार, फिर से यहां काम आएगा। सपोज ये एन नॉट से एन नॉट अपॉन एक्स हो रहा है टी नॉट टाइम में, समझना ध्यान से। तो फर्दर नेक्स्ट टी नॉट टाइम में कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टी नॉट टाइम में कितना बचेगा, मतलब अगर हम 2 टी नॉट टाइम पे स्टडी करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट कितने आएंगे, ये वैल्यू कितनी होगी, नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना कि हर बार जैसे हाफ बोलेंगे तो उतने ही टाइम में हाफ होते जाएंगे, या 1/3 होगा तो उतने ही टाइम में 1/3 होते जाएंगे। तो एन नॉट से एन नॉट बाई एक्स, एन नॉट बाई एक्स से बाई एक्स स्क्वायर, फिर बाई एक्स क्यूब, इन सब में टाइम फिक्स रहेगा। सो दिस इज नेचुरल डिके। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाले केस में ही होगा, दिस इज कॉल्ड नेचुरल डिके। ये हर फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ इसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ और फंक्शंस हैं जो डिफाइन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हाफ लाइफ, हाफ लाइफ बोल सकते हैं कि वो टाइम जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ बचे या हाफ डिके हो जाए, एक ही बात है। तो n इक्वल टू लिख सकते हैं एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। तो यहां से अगर हम टी हाफ का वैल्यू निकालते हैं तो ये ln2 अपॉन लैम्डा निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट का रिलेशन हो गया। और हम ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट है
इसको हाफ लाइफ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 1/2 to the power n, where n is number of half lives passed। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट लिख सकते हैं, टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड कर देंगे, तो हाफ लाइफ के टर्म्स में आ जाएगा ये। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ किसको बोलेंगे, क्यों भाई, व्हाट इज एवरेज लाइफ। व्हाट इज एवरेज लाइफ। देखो सैंपल के अंदर हर एक न्यूक्लियस का जो डिके हो रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एवरेज ह्यूमन लाइफ इज सपोज 70 ईयर्स, तो एवरेज ह्यूमन लाइफ 70 ईयर्स कैसे कैलकुलेट हुई है, इसके बारे में सोचते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 70 ईयर्स का जो एवरेज ह्यूमन लाइफ निकाला है, इसके लिए हम लोगों ने 100 लोगों पे स्टडी किया हो, और ये देखा हो कि वो जो 100 लोग हैं अलग अलग, उन सबका लाइफ टाइम क्या है, कि भाई किसी का 90 ईयर्स है, किसी का 85 ईयर्स है, किसी का 60 ईयर्स है, किसी का 40 ईयर्स है, किसी का 30 ईयर्स है। तो हमने क्या किया, उन सभी का टोटल लाइफ लिया है, वो टोटल लाइफ ऐड किया है एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर किया है, तो उससे हमें उस सैंपल का एवरेज लाइफ मिलेगा। तो एवरेज लाइफ का मतलब जरूर समझ लेना, फॉर्मूला तो सबको पता होता है 1/λ, बट एवरेज लाइफ का मतलब क्या है। एवरेज लाइफ का मतलब ये कि हर एक न्यूक्लियस अलग अलग टाइम पे डिके हो रहा है, यानी कि हर न्यूक्लियस के लिए जो उसकी लाइफ टाइम है वो अलग अलग है। तो हमने हर न्यूक्लियस का लाइफ टाइम कैलकुलेट किया है, उसका सम किया है एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई करते हैं, तो ये एवरेज लाइफ निकल के आएगा। तो अब ऐसे देखो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि एट t इक्वल टू t, n इक्वल टू n nuclei are left in the sample, and in next dt time, dn number of nuclei are going to decay। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उनकी लाइफ जो है वो t है। बताओ भाई, ये जो dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, ये dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई t इक्वल टू t पे डिके हो रहे हैं, तो इसका मतलब t इक्वल टू t तक तो ये सैंपल में रहे ना, तो इनकी लाइफ हो गई t इक्वल टू t। तो ऐसे कर सकते हैं कि हर एक न्यूक्लियाई के उसमें लाइफ को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर करेंगे तो ये हमको एवरेज लाइफ दे देगा। देखो ध्यान से, और dn की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो dn की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं dn अपॉन dt को माइनस लैम्डा n से, क्यों भाई, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू डी टी। देखो, एंड डिवाइडेड बाई अगेन माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा टी डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि पूरा का पूरा सैंपल डिके होने में थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। तो जब तुम ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 1/λ आएगा। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होगा, तो अगर करके देखने का मन हो तो करके देख लेना, प्रूफ हो जाएगा। बट ये याद तो रखना ही है, व्हाट इज एवरेज लाइफ। ठीक है, यहां तक बताओ। यस सर। देन एक पॉइंट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके एंड सर्वाइवल। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके एंड सर्वाइवल। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके एंड सर्वाइवल, तो इसमें ये देखो, प्रोबेबिलिटी
ऑफ सर्वाइवल एट टी इक्वल टू टी। मतलब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि किसी सैंपल में टी इक्वल टू टी तक किसी न्यूक्लियस के सर्वाइव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इन जनरल। तो ये सिंपली हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच विल सर्वाइव डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा अभी तो भाई? नो सर। नो सर। प्रोबेबिलिटी बेसिकली, जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है अगर किसी भी इवेंट की, तो हम क्या करते हैं उसमें न्यूमरेटर में रखते हैं फेवरेबल इवेंट्स और डिनोमिनेटर में रखते हैं टोटल इवेंट्स। मतलब जैसे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं 1/2, तो हेड आएगा यानी कि 1 एक आउटकम हो गया एंड डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हेड और टेल 2 हैं तो 2 में से एक है तो ये 1/2 बन जाएगा। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल का मतलब हुआ कि उस सैंपल में कितने न्यूक्लियस हैं जो t इक्वल टू टी तक सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव करेंगे मतलब t इक्वल टू टी तक डिके नहीं होंगे, तो वो हो गया n एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो ये वैल्यू निकल के आएगी e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और अगर हमें पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके तो ये बन जाएगा एन नॉट माइनस एन अपॉन एन नॉट। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल को अगर तुम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके हो जाएगा, क्योंकि 2 में से कोई एक काम तो 100% होगा, या तो सर्वाइव करेगा या डिके होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो हो गई सैंपल के रिस्पेक्ट में। बट एक बात का बहुत ध्यान रखना, फॉर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, फॉर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस in the sample, the probability of decay or survival at any time is equal to 1/2। इसको जरा समझना ध्यान से, ठीक है? प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रखा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो है क्या, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी, जैसे यही बोलते हैं कि जैसे कॉइन है, कॉइन हम उछालेंगे तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि 1/2 प्रोबेबिलिटी जो हम लोगों ने ये निकाली है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 बार सिक्का उछालें तो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा? बताओ क्यों भाई? तो फिर क्या मतलब हुआ 1/2 निकालने का? तो फिर 1/2 बोलने का सिग्निफिकेंस क्या है? जब 2 बार उछालने में एक बार हेड और एक बार टेल नहीं आएगा तो काय निकाल रहे हैं फिर प्रोबेबिलिटी? तो देखो इसका रीजन ये है, जो भी कह रहा हो कि चांस है 50-50 है जो भी है, बट वो जो 1/2 आया है इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? अगर हम 2 बार उछाल रहे हैं, एक बार हेड और एक बार टेल नहीं आ रहा है तो मतलब कैलकुलेट नहीं ना, या 4 बार उछालेंगे तो 2 बार हेड या 2 बार टेल आए, कंफर्म तो नहीं बोल सकते ना। तो देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी की थ्योरी गलत जगह अप्लाई कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है ये अप्लाई होगी लार्ज सैंपल स्पेस पे, यानी 2, 4, 5, 10 बार सिक्का उछालने से काम नहीं चलेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी ये बोलेगी कि हाँ तुम 10⁻6 टाइम्स 1,00,000 बार उछालो सिक्का, तो उसमें से ऑलमोस्ट 50,000 टाइम्स हेड आएगा, ऑलमोस्ट 50,000 टाइम्स टेल आएगा, ये मतलब होता है। तो हम कभी भी प्रोबेबिलिटी की जो बात है वो किसी 1-2 इवेंट के लिए नहीं लगा सकते हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो लार्ज होने चाहिए। यही पूरा का पूरा ये रेडियो एक्टिविटी का भी थ्योरी है। ये जो रेडियो एक्टिविटी का थ्योरी है कि हाफ लाइफ है कि 1 घंटा, अगर हाफ लाइफ 1 घंटा है तो 1 घंटे में लगभग हाफ डिके हो जाएंगे। तो ऐसा हम तभी बोल सकते हैं जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दी सैंपल का स्पेस बहुत, सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत लार्ज हो।
दो चार पांच दस दस 15 20 के लिए हम लोग ये थ्योरी लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियस कभी भी डिके हो सकता है, उसका उसकी हाफ लाइफ से कोई मतलब नहीं है। इट इज रैंडम सिलेक्शन, कोई भी न्यूक्लियाई कभी भी डिके हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक न्यूक्लियस है, हाफ लाइफ 1 घंटा है, तो अगले 1 घंटे में बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम हाफ या 1/2 ऐसे नहीं बोल सकते हैं। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस अगर है तो वो तो कभी भी डिके हो सकता है कि अभी बात करते करते ही डिके हो जाए, और हो सकता है कि वो सालों डिके ना हो, भले ही उस सैंपल का हाफ लाइफ 1 घंटा हो। तो 1 2 10 15 20 25 के लिए हम ये थ्योरी अप्लाई नहीं करेंगे। समझ गया ना? मेन ये बोलने के पीछे है कि ये पूरी की पूरी जो थ्योरी लिख रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी से निकाली गई है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा लार्ज सैंपल स्पेस के लिए लगेगी, 2 4 5 10 इवेंट के लिए नहीं लगा सकते हम उसको, ठीक है। यस सर। तो इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ये पूछा है या ये पूछा है, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है कि हमसे सैंपल की बात कर रहा है वो, या किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा है तो इट इज ऑलवेज 1/2, ठीक है। देन यस सर। फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट में हेडिंग डालते हैं पैरेलल डिके। पैरेलल डिके क्या है? कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो न्यूक्लियस है ए, वो बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि बी में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, सी में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, बट पैरेलल डिके में आएगा ये, क्योंकि ये λ1 से बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और λ2 से सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी भी टाइम पे Na लिखते हैं तो -dNa अपॉन dt, यानी जब इसकी रेट ऑफ डिके इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें λ1 Na प्लस λ2 Na लिखेंगे। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं λ1 प्लस λ2 इंटू Na। मेन बात जो तुम्हें ध्यान रखनी वो यहाँ ये कि अगर पैरेलल डिके का केस होगा तो इफेक्टिव डिके कांस्टेंट दोनों डिके कांस्टेंट्स का एडिशन होगा बस, यानी जो लैम्डा इफेक्टिव होगा वो λ1 प्लस λ2 होगा, बस इतना सा ऐड कर लो, ठीक है। या फिर अगर हम इसकी हाफ लाइफ लिखें तो इसकी हाफ लाइफ जो इफेक्टिव वाली होगी दैट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2 होगी, 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस टी हाफ 2। क्वेश्चन अभी देखेंगे, थोड़ा छोटा सा ही चैप्टर है तो खत्म ही कर लेते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट में आता है डिके along with production, डीके along with प्रोडक्शन। ये क्या है? अब देखो कई बार ऐसा होगा कि ए जो है वो लैम्डा के हिसाब से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ए जो है वो फॉर्म भी हो रहा है और उसके फॉर्म होने का जो रेट है वो हमको अलग से मेंशन है। जैसे फॉर्म होने का रेट उसका मेंशन है पी न्यूक्लियाई पर सेकंड से, मतलब पी न्यूक्लियाई पर सेकंड से फॉर्म भी हो रहा है और लैम्डा से उसका डिके भी हो रहा है। तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे एन नॉट प्रेजेंट है और t इक्वल टू टी पे एन प्रेजेंट है, तो हम लोग dn अपॉन dt क्या लिखेंगे? तो देखो dn अपॉन dt हो जाएगा p रेट से फॉर्म हो रहा है और लैम्डा n से डिके हो रहा है। तो ये क्लियर है, ये इक्वेशन 1 कैसे लिख दी। कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा, देखो अगर डिफॉल्ट रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन हुआ तब तो सिंपल क्वेश्चन ही है, फिर तो उसमें कुछ और है ही नहीं। हाँ, कुछ और वेरिएशन अगर करेगा वो क्वेश्चन में तो बस इसी टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं कि डिके भी हो रहा है और फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो उसमें बस हमें ये इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा फिर तो इंटीग्रेशन रह गया। तो इस इक्वेशन में कोई डाउट? क्लियर? तो बस इसमें इसको हम इसके नीचे ले आएंगे डीएन के नीचे और इंटीग्रेट करके हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल सकते हैं। मतलब t इक्वल टू 0 पे n नॉट न्यूक्लियाई है, t इक्वल टू t पे n न्यूक्लियाई है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 1 बाई लैम्डा ln ऑफ p माइनस लैम्डा n अपॉन p इज इक्वल टू t। तो यहाँ से देख लेना n की वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा n बनेगा
नहीं एन नॉट है ना, तो इसको लिखेंगे पी माइनस लैम्डा एन नॉट। तो यहाँ से एन निकल के आ जाएगा, खैर छोड़ दो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो जब जरूरत होगी निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। डीके अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन हो गया, ठीक। और इसमें आता है सक्सेसिव डीके। सक्सेसिव डीके कैसे होगा कि ए से अगर बी बन रहा है और बी भी रेडियो एक्टिव है, तो बी से सी बन रहा है, मतलब ए से बी और बी से सी। सपोज ए से बी का बनना जो है वो लैम्डा वन है और बी से सी का बनना लैम्डा टू है। और मान लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे सिर्फ ए प्रेजेंट है सैंपल में, तो टी इक्वल टू टी पे ए के एन ए न्यूक्लियाई होंगे, बी के एन बी न्यूक्लियाई होंगे और सी के एन सी न्यूक्लियाई होंगे। देखो तो यहाँ पे बताओ कि रेट ऑफ इक्वेशन ए की क्या बनेगी, डी एन ए बाई डी टी क्या लिखें। तो भाई ए का तो सिर्फ डिके हो रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस लैम्डा वन इंटू एन ए, ये हो जाएगी इक्वेशन वन। बी के लिए डी एन बी अपॉन डी टी, ये क्या बनेगा बताओ इसको। लैम्डा वन माइनस लैम्डा वन एन ए माइनस लैम्डा, तो इसको लिखेंगे लैम्डा वन एन ए माइनस लैम्डा टू एन बी, ये हो जाएगी इक्वेशन टू। और डी एन सी बाई डी टी लिखेंगे थे, तो ये बन जाएगा लैम्डा टू एन बी। देखो तो ये रेट इक्वेशन हो गई। तो जिसमें से इक्वेशन वन को तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन एन ए कितना आएगा निकल के, तो एन ए हो जाएगा एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी। देखो ठीक है, एन ए का वैल्यू क्लियर है। अब अगर इसमें हमको एन बी निकालना है तो हमें इक्वेशन टू में ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, तो ये आएगा डी एन बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा वन एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा वन टी एंड माइनस लैम्डा टू एन बी। अब ये बताओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखा है चैप्टर, या अभी वो भी नहीं पढ़ रखा है। क्यों भाई, तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पड़ा। नहीं पढ़ा है, तो इसमें तो हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल इसका सोल्यूशन ही लिख देता हूँ सीधे, ठीक है, आएगा मैथ में भी, तब करके देख लेना, ठीक है। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट की है, फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, देन solution of this differential equation is y into e to the power integral p dx is equal to integration of q e to the power integral p dx and plus c। c इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, हम लोग तो उसको लिमिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो देखो इसमें क्या है, तो यहां से निकल के आएगा एन बी इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब देखो पी की जगह क्या है, ध्यान से देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको तो ये वैल्यू क्या पी बनेगी, और ये पूरा वैल्यू क्यू बनेगा, ध्यान से देखो।
तो ये आएगा एन बी इंटू ई टू द पावर, तो ये हो जाएगा P यानी कि लैम्डा 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q, Q का मतलब है लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा टी इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल लैम्डा 2 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम लोग 0 to t रख देंगे तो वो वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, तो एन बी ई टू द पावर लैम्डा 2t इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी इंटू डी टी। देखो ठीक है, तो यहाँ से एन बी की वैल्यू बन जाएगी लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू ब्रैकेट ई टू द पावर कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, हालांकि देखो फिजिक्स में भी कभी सॉल्व करने को आया तो नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़े, बट डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ने के बाद तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे, उसकी चिंता नहीं करो। फिलहाल तुम बस खाली नोट कर लो इसको, क्योंकि इसको समझा आता तो है मुझे, बट समझा पाने में मैं फंस जाऊंगा, तो याद रखो तुम्हें फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमको Na मिल गया, हमको Nb मिल गया, तो हम Nb की वैल्यू यहाँ डाल के Nc निकाल सकते हैं, या फिर Nc निकालने के लिए ये भी करने की जरूरत नहीं है। Nc निकालने के लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी टाइम पे Na, Nb और Nc का जो सम है वो N0 के इक्वल है। तो अगर हमको Na और Nb मिल गया है तो Nc तो हम पता ही कर सकते हैं सीधे सीधे। Nc निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था इस पे, बट उस क्वेश्चन में क्या है कि ये वैल्यू हमको पहले से दे रखी थी, मतलब इक्वेशन में सॉल्व करके ये पार्ट पहले से दिया हुआ था, गिवन था क्वेश्चन में। तो अंदाजा यही है कि वो सॉल्व करने के लिए मैथ्स में है ना क्वेश्चन पूछने के लिए, फिजिक्स में क्यों पूछेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, सो दिस इज सक्सेसिव डिके। और एक पॉइंट और है इसमें, डेटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, डेटिंग ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखो इसका जो रेडियो एक्टिविटी का जो प्रॉपर यूज है, प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो है डेटिंग में। डेटिंग क्या है, जैसे तुमने सुना ही होगा कि कभी कहीं खुदाई हुई और कोई मूर्ति मिली और वो जो मूर्ति है वो 5000 साल पुरानी है। तो अब पता कैसे चला कि 5000 साल पुरानी, उसमें लिखा तो होता नहीं कि मेड इन दिस ईयर, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो पता कैसे चला, तो वो जो पता चला वो डेटिंग से ही पता चला। देखो है क्या, जैसे जितने भी लिविंग पार्ट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, चाहे वो हमारी हड्डियां हो या ट्री में वुड का पार्ट हो, जैसे ट्री में जो वुड है अगर वो ट्री के अंदर ट्री का पार्ट है, मतलब लिविंग बॉडी का पार्ट है अगर वुड, तो लिविंग बॉडी में कार्बन 13 और कार्बन 12 का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, तो वो C13 कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करेगी। C13 धीरे धीरे C12 में रेडियो एक्टिविटी से रिड्यूस होगा, लेकिन C13 और C12 का जो रेशियो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक कांस्टेंट है। तो वो थ्रू आउट द यूनिवर्स वर्ल्ड सभी जगह सेम है। तो हमको मालूम है कि वुड अगर ट्री का पार्ट है तो उसमें C13 और C12 का क्या रेशियो होना चाहिए। अब अगर हमको कोई वुडन टुकड़ा मिला है 1000 साल के बाद, तो हमको मालूम है कि इसमें करंट एक्टिविटी क्या है, करंट एक्टिविटी C13 और C12 का क्या है। तो है क्या, करंट एक्टिविटी और इनिशियल एक्टिविटी, और उसमें C13 का हाफ लाइफ, उसको हम इन्वॉल्व करके ये पता कर सकते हैं कि उसको वुड को ट्री से कब अलग किया गया होगा। तो एक तरह से वही हो जाता है कि वो उसका मेड इन ईयर बन जाएगा। तो ये सेम चीज, ये तो मैंने C13 एक एग्जांपल बताया है, हमारी बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं
जो लिविंग बॉडी है तो उसके अंदर बॉडी उसको मेंटेन रखती है, लेकिन बॉडी जैसे ही डेड होती है तो वो एलिमेंट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। तो तभी तो पता चलता है पोस्टमार्टम वैसे मर्डर वगैरह में होता है कि हाँ जो मर्डर हुआ है वो 3 से 4 बजे के बीच में हुआ है। तो वो यही सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे सामने क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं ऐसे क्या समझाएं, ठीक है ना। बाकी और कुछ नहीं है, बस रेडियो एक्टिविटी इतना ही है। जैसे ये आईआईटी का ही क्वेश्चन है, इसी को करके देखो क्लियर हो जाएगा। और इसमें जैसे कह रहा है रॉक इज 1.5 इंटू 10 पावर 9 ईयर ओल्ड। द रॉक कंटेन्स यूरेनियम 238 which disintegrates to form lead. Assume that no lead is present initially, यानी इनिशियली पूरा का पूरा यूरेनियम 238 है और फाइनली ये लेड में कन्वर्ट हो रहा है। टी इक्वल टू 0 पे कोई भी लेड प्रेजेंट नहीं है, ये भी बता दिया उसने। और टी इक्वल टू टी पे इसके मान लेते हैं एन न्यूक्लियाई होंगे, तो इसके कितने होंगे, तो इसके एन नॉट माइनस एन हो जाएंगे सीधे सीधे। तो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम 238 टू दैट ऑफ लेड इन द रॉक आफ्टर दिस मच टाइम। तो हमें सीधे सीधे निकालना है एन अपॉन एन नॉट माइनस एन का वैल्यू निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम 238 एंड दैट ऑफ लेड। तो ये कितना आएगा निकल के, क्यों भाई, इसको हम लोग 1 अपॉन एन नॉट अपॉन एन माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी प्लस हो जाएगा ई टू दी पावर लैम्डा टी हो जाएगा एन माइनस 1। ई टू दी पावर लैम्डा टी भी लिख सकते हैं, और हाफ लाइफ दिया हुआ है तो एक काम करो ये भी लिख सकते हैं, इसको हाफ लाइफ के फॉर्म में लिख दो। हियर एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 टू दी पावर टी अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से एन अपॉन एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, या एन नॉट अपॉन एन की वैल्यू इक्वल टू 2 टू दी पावर टी अपॉन टी हाफ। तो टी दिया हुआ है 1.5 10 पावर 9 और टी हाफ हो जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर 9। तो ये वैल्यू दी हुई है 1.259। तो यहाँ रख देना, रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि अगर हमें रेशियो पता हो तो हम लोग ये बता सकते हैं कि वो रॉक का एज क्या है, तो इसी को हम लोग डेटिंग और एजिंग ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये 1 अपॉन 1.259 माइनस 1 आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। कर लिया ना, सीधा सीधा है। Yes, sir. देखो ये भी आईआईटी का ही प्रॉब्लम है, देखो तुम सेम ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन एन ओर कंटेनिंग यूरेनियम द रेशियो ऑफ यूरेनियम 238 टू लेड इज 3, ठीक है। कैलकुलेट द एज ऑफ ओर अज्यूमिंग दैट ऑल द लेड प्रेजेंट इन द सैंपल इज स्टेबल प्रोडक्ट। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यूरेनियम 238 से लेड बनना, इनिशियली सिर्फ ये एन नॉट रहा होगा, ये 0 रहा होगा, अभी इसके एन है और इसके एन नॉट माइनस एन है, और हमको गिवन है, ध्यान से देखना, हमको गिवन है कि यूरेनियम 238 और लेड का रेशियो यानी एन अपॉन एन नॉट माइनस एन हमको 3 गिवन है। तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 एन नॉट माइनस 3 एन। तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या, 3 n0/4 है, बोलो, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला है n इक्वल टू एन नॉट 1/2 टू दी पावर टी अपॉन टी हाफ। तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 1/2 टी अपॉन टी हाफ। और इसमें ये कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, लॉग वैल्यूज की, पर टी निकल आएगा, ठीक है ना। लॉग को Yes, sir.
वैसे लॉग का तो पता ही है, वैसे लिख लो, चलो आ जाएगा। सर ये तो प्रीवियस ईयर है ना, कैलकुलेटर कैसे यूज करें? नहीं, उसमें लॉग का वैल्यू दिया होता था ना, पुराना क्वेश्चन होगा तो हो सकता है दिया रहता हो। पुराना क्वेश्चन है तो कई बार क्या होता है ना, पेपर के स्टार्टिंग में भी आपको सारे कांस्टेंट और लॉग और जो भी जरूरत पड़ता है वो दिया रहता है, क्वेश्चन के पास में नहीं दिया होता है कई बार। ठीक है, और देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी हो जाएगा सीधा, तो ऐसे ही हो जाएगा, वर्बली ओरली हो जाएगा। भाई इनिशियली कह रहा है 25% अनडिकेड है, और 10 सेकेंड के बाद अनडिकेड जो है वो 12.5 रह गए, यानी अनडिकेड वाले भी हाफ हो जा रहे हैं 10 सेकेंड में, तो इसका मतलब है कि हाफ लाइफ इसका 10 सेकेंड हो गया, तो मीन लाइफ कितना हो जाएगा? हाफ लाइफ और मीन लाइफ में क्या रिलेशन है? 1.44 टाइम्स टी आर। 1 पॉइंट मतलब 1/.693 ना, तो 10 सेकेंड अपॉन 0.693 कर सकते हैं, तो ये 14.4 सेकेंड्स आ रहा है, यही आ रहा है। यस सर। और बी पार्ट में कह रहा है कि द टाइम इन विच फर्दर, तो फिर से वही 10 सेकेंड हो गया, यस सर। 10 सेकेंड और लगेगा, सीधा ही है। और देखो नेक्स्ट देखो, देखो इसमें कह रहा है न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो एलिमेंट ए जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। इसका मतलब ये जो अल्फा है ये अल्फा न्यूक्लियाई पर सेकेंड है, और लैम्डा उसका डिके कांस्टेंट है। ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो देर आर एन नॉट न्यूक्लियाई प्रेजेंट, तो इसको फिर से वैसे ही पूरा सॉल्व करो, और टी इक्वल टू टी पे हम एज्यूम कर लेते हैं एन, तो यहाँ से आएगा डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा माइनस लैम्डा एन। तो इसको जरा इंटीग्रेट करो, डी एन अपॉन अल्फा माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेशन की लिमिट्स जीरो से ये हो जाएंगी और ये एन नॉट से एन हो जाएंगी, तो यहाँ से एन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, निकाल लिया होगा क्यों भाई? यस सर। यस सर। फिर कह रहा है इफ अल्फा इज 2 एंड नॉट लैम्डा कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए आफ्टर वन हाफ लाइफ, तो वही वैल्यू रख देना है उसमें, बी पार्ट के लिए वैल्यू पुट कर देना है, अल्फा की जगह 2 एंड नॉट लैम्डा एंड टी की जगह ln 2 अपॉन लैम्डा, और फिर सी पार्ट में टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या होगा? तो देखो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो डी एन अपॉन डी टी है ये डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, ये हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब उस फंक्शन में तो तुम रख के निकाल ही सकते हो, क्योंकि होगा क्या, धीरे धीरे डिके बढ़ेगा प्रोडक्शन के हिसाब से। अब प्रोडक्शन और डिके जब स्टेडी स्टेट में पहुंचेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ डिके और रेट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल हो जाएगा, 100% इक्वल हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो अल्फा इक्वल टू लैम्डा एन होगा, तो यहां से एन की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो अल्फा अपॉन लैम्डा हो जाएगी, ये तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इसके लिए हमें उस फंक्शन की जरूरत नहीं है भाई। या तो ये होगा कि शुरू में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम है तो प्रोडक्शन का रेट ज्यादा है, डीके का रेट कम है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन का रेट ज्यादा होगा डीके का रेट भी बढ़ने लगेगा, और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब प्रोडक्शन का रेट और डीके का रेट इक्वल हो जाएगा, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए कांस्टेंट हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 75 वाला क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, और देखो
ये देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। आंसर सेटअप रेट इक्वेशन तो बन गई होंगी, फिर इसमें टाइम निकालना है। तो टाइम इसमें एक आंसर दिया हुआ है 16.48 सेकेंड्स, और सी पार्ट में आंसर दिया है 1.92 10 टू द पावर 19 एंड 2.32 10 टू द पावर 19। पूरा कंप्लीट जरूर कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे ही है, x से कन्वर्ट हो रहा है y और y से कन्वर्ट हो रहा है z। सक्सेसिव डिके का प्रॉब्लम है ये। यहाँ लैम्डा x है और यहाँ लैम्डा y है, ठीक है। इनिशियली देयर आर ओनली x न्यूक्लियाई प्रेजेंट, x के प्रेजेंट है 10 टू दी पावर 20। तो रेट सेटअप इक्वेशन हो जाएगा dnx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x इंटू nx, फिर dny अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा x nx माइनस लैम्डा y ny, और dnz अपॉन dt हो जाएगा लैम्डा y ny, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई। अब देखो मैं वही कह रहा था ना, यही वही क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, सॉल्व नहीं करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये देखो कितना आएगा। तो फाइंड द टाइम एट विच एन वाई इज मैक्सिमम। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एन वाई मैक्सिमम तब होगा व्हेन डी एन वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो डी एन वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से आएगा लैम्डा एक्स एन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई एन वाई, या तो डी एन वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो। ऊपर एक्सप्रेशन तो है ही तुम्हारे पास। यस सर। वैल्यूज दी हुई हैं, देखो आंसर है, दे दिए मैंने, आ रहे हैं, निकाल के देख लो, ठीक है। एक और इसमें अच्छा क्वेश्चन है, वो और कर लो बस। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अब ये तो 94 का है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है ये अभी भी आया था 3-4 साल पहले, और 1-2 साल पहले जेई मेन में भी आया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग Na24 रेडियो न्यूक्लियाइड विद हाफ लाइफ 15 आवर्स, एक्टिविटी 1 माइक्रोक्यूरी इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड ऑफ अ पर्सन। अब ध्यान रखना कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब हमने ब्लड में डाला तो वो बेसिकली पूरे ब्लड में फैल गया है। तो वो जो एक्टिविटी है वो पूरे ब्लड की एक्टिविटी है, लेकिन उसमें से पूरा ब्लड नहीं निकाला गया, निकाला गया उसमें से केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जितना फ्रैक्शन निकालेंगे एक्टिविटी भी उतनी ही फ्रैक्शन हो जाएगी। ये जो मैंने बात बोली है ये क्लियर है? मतलब जो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, मतलब जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, पूरे ब्लड में डाले गए तो वो पूरे ब्लड में फैल गए। अब उसमें से हमने केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो हमने टोटल का जितना फ्रैक्शन लिया होगा उतना फ्रैक्शन तो इंस्टेंटली एक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी। मतलब एक्टिविटी दो तरह से ड्रॉप हो रही है, एक तो सैंपल कम कर दिया उसकी वजह से, और एक जो टाइम बीत गया 5 घंटे का, ठीक है ना। तो अब अगर हम ऐसे एज्यूम करें, निकालना क्या है इसमें, हमको निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है। तो लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज V0 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड का एक्टिविटी अगर 296 है, तो V0 सेंटीमीटर क्यूब का एक्टिविटी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 296। अब ये डिसइंटीग्रेशन पर मिनट है, तो इसको 1/60 करेंगे तो 1 सेकेंड बन जाएगा, और इंटू V0 कर देंगे, तो ये बेसिकली बन जाएगी
टोटल एक्टिविटी आफ्टर 5 आवर्स। बताओ। और इनिशियल एक्टिविटी क्या है? इनिशियल एक्टिविटी है 1 माइक्रो क्यूरी। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, क्यूरी मतलब 3.7 10⁻10 DPS। तो ये वैल्यू हो गई A0 इंटू, अब ई के पावर कर लो या 1/2 लिख दो, तो 1/2 T अपॉन T हाफ। तो ये सॉल्व करना है हमको, तो यहां से V0 निकल आएगा बस। ठीक है ना? क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स खत्म होता है।